हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का। हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, सीडीपी सब्जेक्ट है। उसका यूनिट 1 हम करने जा रहे हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट यूनिट। और साथ ही में मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ कि हमारा सिलेबस में क्या है, यूनिट 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, जो इस वीडियो में कवर होगा। और इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। साथ में ही मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, और साथ में इसमें मैंने कुछ बुक की स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लगा रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बुक में किस तरह दिया गया है और आपको पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है। और डीएलएड में अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और साथ में इंस्टाग्राम आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस यूनिट में हमें ये सब कॉन्सेप्ट हमें इस वीडियो में पूरा मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन में आपने देना चाहूँगी कि ग्रोथ क्या है, कि हम लोग, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, और साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वो हम ग्रोथ कहते हैं, वो ग्रोथ होती है। ठीक है, और ग्रोथ एक स्मॉल एस्पेक्ट है अगर हम डेवलपमेंट से सिर्फ कंपेयर करें तो। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ओवरऑल पूरा ग्रोथ, हमारे सोशलाइजेशन, इमोशन, हमारे कॉग्निटिव, फिजिकल सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें मैंने लाइन दे रखी है ग्रो एंड ग्रो के थ्रू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप पहले उसको डिफाइन कर देना। ठीक है, और साथ ही में आप कुछ एग्जांपल्स दे देना, जैसे ग्रोथ के एग्जांपल्स क्या हैं और डेवलपमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे देना कि क्या होता है ग्रोथ डेवलपमेंट, आप कुछ एग्जांपल्स दे देना। उसके बाद आप उसमें और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है। और अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक बहुत ही बिग एस्पेक्ट है, ब्रॉड एस्पेक्ट है, और ग्रोथ जो है उसके अंदर ही है। ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में लिखना हो तो इस तरह लिख के, और साथ में आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। तो एक मिनट, मैं तो यहाँ पे हमने पेज ऐड कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि आपको सर्कल वगैरह ले लो या स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारा डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट। ठीक है, आप अपने एग्जाम में भी इसको ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेवलपमेंट। तो आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रोथ। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आप क्या करना, अपने एग्जाम में बना के आना। ठीक है, कि हमारा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, हमारा डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। ग्रीन आपको जो कलर दिख रहा है पूरा डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। तो हमारा जो स्किन कलर का जो हमारा बॉक्स है, ये हमारा ग्रोथ है, यानी डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। ठीक है, हो जाएगा? तो इस तरह आप बना के दिखा सकते हो। ठीक है, साथ में ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया ग्रोथ क्या है। ठीक है, ग्रोथ समझ में, इंट्रोडक्शन होगी ग्रोथ क्या है, और साथ में हमने ये देख लिया कि हमारा डायग्राम ऐसे बन सकता है ग्रोथ एंड हमारा डेवलपमेंट का। ठीक है, कि हम कैसे बता सकते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कंपैरिजन बताया, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, बार बार पूछा जाता है, साथ में सीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब मेनली आपको पता नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लगाया। ठीक है, बुक का जो हमारे रिलेटेड बुक होता है उसमें से मैंने अच्छे से सभी टॉपिक्स रीड आउट किए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट भी लगाए कि आपको पता चले लिखना कैसे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे को नहीं पता चलता कि लिखना कैसे, तो आप ऐसे सेम लिख देना, ऐसे हम कॉपी में बना के आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये मीनिंग बता देना कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्कोप बता देना कि इसके स्कोप क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक्सचेंज हो गया, बुक में भी ऐसे था, तो ग्रोथ वाला डेवलपमेंट के साइड आएगा और डेवलपमेंट वाला ग्रोथ के साइड आएगा। ठीक है, तो ग्रोथ में आप स्कोप लिखना कि ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। ठीक है, इसलिए ये लिमिटेड है, बस एक ही एस्पेक्ट बताता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारे पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताता है, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी बताता है डेवलपमेंट, फिजिकली बताता है, साइकोलॉजिकली बताता है, इमोशनल बताता है, सभी एस्पेक्ट्स बताता है डेवलपमेंट। इसलिए जो डेवलपमेंट का स्कोप है वो वास्ट है, बिग है। ठीक है, और जो ग्रोथ का स्कोप है वो लिमिटेड है, सिर्फ फिजिकली हमें स्ट्रक्चर बता सकता है ग्रोथ। ठीक है, फिर नेचर बता देना कि नेचर क्या है। तो मेन है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट इतनी, वेट इतनी, ये सब। ठीक है, बट
जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव है। हमारी क्वालिटी बता सकते हैं कि हम कितने समझदार हैं, इमोशंस कैसे हैं, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट बताता है। तो इसलिए नेचर की बात करेंगे तो हम ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर इसके अंदर आप और भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, आपको बता दूंगी। और साथ में इंस्टा आईडी भी दे रखी है हमारे लर्न क्राफ्टेड की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आप डीएम करके पूछ सकते हो कुछ पूछना हो, या फिर आपको इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक। साथ ही में आप चलिए अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, मैं इसको अच्छे समझा देती हूँ। आगे नेचर के बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी पे। तो ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड, ठीक है। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेंडिंग। ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक ही होता है, ठीक है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, हमारी हाइट वगैरह रुक जाती है, ठीक है। बट डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा डेथ तक चलता है, वो चलता रहता है, डेवलपमेंट होता ही रहता है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट के जो अगर कोई वो बनाएगा ग्राफ तो ऐसा बनेगा स्पाइरल, कि डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट कंटिन्यूटी आप लिख देना हेडिंग कंटिन्यूटी। तो ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है और डेवलपमेंट हमारा टिल डेथ तक रहता है, मतलब चलते रहता है, मरने जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। तो ग्रोथ मेजर हो सकता है, वो एक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर। तो इट कैन बी, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर। डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंज, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे कोई मैच्योर हो गया, ठीक है, उसका बिहेवियर से हो सकता है कि हाँ इसकी डेवलपमेंट हो रही है। पहले ये सोचता था कि भाई हम स्पाइडरमैन देख लेते, हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे हाथ से जाले निकल सकते हैं, बट जब वो बड़ा हुआ तो उसको पता चला ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ्रिक्शनल चीज़ें थी, ठीक है। तो उसे वो डेवलप हो रहा है, उसकी थिंकिंग चेंज हो रही है, तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ये बता सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि कंपोनेंट्स में, तो ग्रोथ कंप्राइज ऑफ हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स लाइक ब्रेन वगैरह। तो इन सब चीज़ों की हाइट, वेट देख सकते हैं, बॉडी की, ब्रेन की, हमारे स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब ग्रोथ है, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो अगर कंपोनेंट में डेवलपमेंट की बात करें तो इन दिस फिजिकल चेंजेस कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस आर आल्सो इंक्लूडेड। तो इसके अंदर तो फिजिकली नहीं इंक्लूड है, इसके अंदर सब कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल सभी एस्पेक्ट्स इंक्लूड है। तो हर जगह की डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आधी है, आगे देखते हैं, इसके आगे भी और भी हमारे कंपेरिजन है। ओके, आपको दिख रहा है, क्लियर हो गया। हाँ, तो आगे हम कंपैरिजन की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो ग्रोथ इज द चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी। इट इज स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो ग्रोथ है, ठीक है। आप बड़े हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, आप स्किन टेक्सचर ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, ये सब ग्रोथ है, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज बोथ स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे स्ट्रक्चर चेंज के साथ साथ फंक्शनल भी है कि हम इमोशनली हम बैलेंस हो रहे हैं, कॉग्निटिवली हम हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, इसमें भी यही है कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, समझा। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाया था, ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो हमारा बड़ा सा बॉक्स है ग्रीन कलर का, इसका पार्ट ये रहा छोटा सा, ये है ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए इस एस्पेक्ट में हमें दिखाया गया है कि ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा इन्फ्लुएंस। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अ चाइल्ड में ग्रो इन टर्म ऑफ वेट बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट, क्वालिटेटिव चेंजेस। साथ में डेवलपमेंट में कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एज वेल एज वी सी इन द केसेज ऑफ सम चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट गेन इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, वेट और साइज बट दे डू एक्सपीरियंस फंक्शन इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट इन फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो इन्फ्लुएंसेस में ये है कि ग्रोथ तो सिर्फ ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी हाइट वेट क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और कभी कभी ये भी देखते हैं कि बच्चों की हाइट वेट कुछ नहीं हो रही बट डेवलपमेंट हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि हाँ उनको बहुत सी चीज़ संभालने आ रही है। जैसे बच्चा पहले पेन नहीं पकड़ पाता था, अब वो पेन पकड़ पाता है, अच्छी ड्राइंग कर पाता है। ये है कि ग्रोथ दिखती भी नहीं भी दिखती है, डेवलपमेंट हमेशा आपको दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप जैसे लिख सकते हो कि ग्रोथ में आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। और डेवलपमेंट में आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड इन डांसिंग प्रोफेशन, इमोशनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, लर्निंग ऑफ मोरल रिलेटिव्स एंड एक्यूरेसी ऑफ सोशल स्किल्स, पोजीशन ऑफ सोशल स्किल्स, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि ये तो सिर्फ हाइट वेट वगैरह ही कर पा रहा है ग्रुप। डेवलपमेंट में आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, कुछ क्रिएटिव सीखते हो, कुछ नया सीखते हो, कुछ प्रोफेशन सीख रहे हो, इमोशनल कंट्रोल सीख रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, साथ ही में आप मोरल वैल्यूज एक्वायर कर रहे हो, सोशली आपको कैसे रहना है कैसे नहीं, वो सब पता चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट दे दिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जाम्पल पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है स्टेजेस डेवलपमेंट की, तो ये चार्ट मैंने आपको बुक से प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये आप एग्जाम में अगर एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो उसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर भी आप एग्जाम्पल की तरह इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली आपको ये बताना चाहिए कि स्टेजेस क्या है और उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 स्टेजेस है और उसके एज ग्रुप देखते हैं। पहला है प्रीनाटल स्टेज जो कि फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी जब आप आए हो, मतलब जब कंसेप्शन है यानी जब आप पता चल गया कि आप आने वाले तो उससे और बर्थ जन्म लेने तक का जो स्टेज होता है ना उसको प्रीनाटल कहते हैं। मतलब आप जन्म नहीं लियो 9 महीने के अंदर, ओके, वो कहते हैं हम
बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ। उसके बाद इन्फेंसी स्टेज, बर्थ टू 2 और 2.5 ईयर, बर्थ से 2 साल या 2.5 साल, जो भी कहते हैं 1.5 साल, ठीक है, ये कहते हैं ना, हाँ 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2 या 2.5 ईयर्स, ठीक है, और गलती हो जाए तो इट्स 2.25। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि हमारे 2 साल से लेके 5 से 6 साल तक रहता है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि हमारे 6 से 7 साल से स्टार्ट होकर 12 साल तक रहता है। उसके बाद एडोलसेंस 12 to 19 ईयर्स, एडल्टहुड 20 to 60 ईयर्स, 60 ईयर तक हम एडल्टहुड में होते हैं। उसके बाद 60 के बाद हमारा ओल्ड एज स्टेज शुरू हो जाता है, यानी 60 के बाद आप ओल्ड एज के स्टेज में आ जाते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट भी है, साथ में बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आपको समझ में आएगा, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। आपको ये वीडियो अगर आपको देख लो ना, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब इंक्लूड है इसके अंदर, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्या क्या आता है, स्टेज क्या है हमारी, मतलब एज क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ physical, cognitive, emotional and social changes. Every child follow a general pattern but at their own pace, influenced by environment, genetics and experiences. देखो मेनली तो आप ये जान लो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट हिज हर चाइल्डहुड, यानी बच्चा ग्रो हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहा है, डेवलप हो रहा है मेनली, ठीक है। तो बच्चा डेवलप होता है, वो पूरे पीरियड को ही चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चा बर्थ से लेके एडोलसेंस तक क्या होता है, डेवलप होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट कब तक चलती है, बर्थ से एडोलसेंस तक। बर्थ एडोलसेंस की एज है 19 ईयर्स, आपने पीछे देखा होगा क्या है यहाँ पे, एडोलसेंस की एज 12 to 19, यानी कि बर्थ से लेके बच्चा पैदा होता है तब से लेके 19 ईयर तक हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की फेज में है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। इसके पार्ट्स भी है, साथ में आपको ये भी जानना है कि चाइल्ड डेवलप भी हो, बहुत सारी चीज़ें एक में ही इंटीग्रेटेड होती है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, ठीक है। बट इसको समझोगे ना तो बहुत आसान है और आपके सीटेट वगैरह में बहुत आपको यूजफुल होगा। फिर साथ में क्या बात की है कि सभी चिल्ड्रंस जो होते हैं पैटर्न में, तो जनरल पैटर्न तो होता है ना, जैसे पहले बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, अपने पैरों पे रेंग रेंग के चलता है, फिर उससे धीरे धीरे चलना आता है, फिर उसे दौड़ना आता है। इसी तरह उसको पहले बॉल वगैरह पकड़नी आती है, बड़ी चीज़ें, फिर उसको छोटी चीज़ें, फिर एकदम पेन पकड़ सकता है, और फिर कुछ बिल्कुल ही जैसे पेंटिंग स्केच होगा वो करते हैं। तो एक पैटर्न है, जनरल पैटर्न है बच्चों का डेवलपमेंट का, ठीक है। बट जो बच्चे होते हैं सब अलग है, हमें ये भी देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, सही बच्चे अलग में, तो इसलिए वो अपने ओन पेस से सीखते हैं, उनकी अपनी स्पीड होती है, वो उसी स्पीड से चलते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बाद में, ठीक है। और साथ में क्या बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट में ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरमेंट, हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट, जेनेटिक्स और साथ में एक्सपीरियंस क्या मिला वो एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है, पर आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं आपको और बताऊँ तो इसमें मेनली तो यही है कि बच्चा डेवलप होता है, तो उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चे में बर्थ से एडोलसेंस तक, और वो एक इंडिविजुअल ग्रो होता है, साथ में डेवलप भी होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ में हम ये भी कह सकते हैं एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड डेवलप होता है ऑन देयर ऑन पेस। चलिए अब ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब आगे हम इसका एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। ओके, तो आपको दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत ही मेन पार्ट है जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं, जो कि ये है, ठीक है। इसमें है कि हमें डेवलपमेंटल की कुछ फेजेस बताए हैं कि बच्चा जो चाइल्ड डेवलपमेंट में है एडोलसेंस तक जाएगा, बट उसके कुछ फेजेस है, उसके कुछ नाम भी है। इसमें जैसे आप देख सकते हो, पहला आता है न्यूबॉर्न, उसकी एज क्या 0 to 4 वीक्स, ठीक है, बर्थ टू 4 वीक्स तक हम क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न है, तो उसके अलग तरह की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद इन्फेंट, 4 वीक से लेकर 1 ईयर तक इन्फेंट की कैटेगरी में आता है बच्चा, और उसका डेवलपमेंट भी वैसे होता है। टोडलर, अगर एमसीक्यू पूछ ले कि जो टोडलर है उसकी एज क्या है, आपको पता होना चाहिए 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर में माना जाता है कि टोडलर है वो, उस तरीके से मतलब ये एज ग्रुप का ना नाम दे दिया टोडलर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू पूछ लेते हैं। उसके बाद प्री स्कूलर, यानी 4 साल तक, 4 साल से लेकर 6 साल तक जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं ना, नर्सरी वगैरह में आप कह सकते हो, क्योंकि 6 साल से तो फर्स्ट ईयर में आ जाता, फर्स्ट क्लास में आ जाता, सॉरी क्लास में आ जाता। तो प्री स्कूलर एज हमारी है 4 ईयर से 6 ईयर तक। उसके बाद स्कूल एज हमें स्टार्ट हो जाती है 6 to 13 ईयर्स, और एडोलसेंस जो हमारा एडल्ट तो नहीं है, एडोलसेंट एज है वो है 13 से 19 तक, जिसको हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस में 19 के बाद एडल्टहुड स्टार्ट होता है, यानी बच्चा एडल्ट हो जाता है 20 से 60 ईयर का बच्चा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, कहते हैं ना, इस पर याद कर लेना, ठीक है। तो पढ़ लिया, ये आपको समझ में आ गया, नोट्स बना लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोडलर पूछ सकता है, कि पहले पूछा कभी, तो टोडलर की एज क्या था, 1 साल से 3 साल के बच्चों को टोडलर कहते हैं, वो टोडलर की एज में, ठीक है, ग्रुप, एज ऑफ ग्रुप को टोडलर नाम दिया गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब हम बात करेंगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्यों ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए, इसके 4 पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे समझ लो और ये आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। पहला है हेल्प्स इन इफेक्टिव टीचिंग एंड पेरेंटिंग। अगर आप समझ लोगे कि चाइल्ड डेवलप कैसे होता है, बच्चा कैसे डेवलप होता है, इस चीज़ की नॉलेज होगी आपको समझ होगी, तो आप टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी, पेरेंटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छे टीचिंग और पेरेंटिंग को प्रमोट करता है।
और साथ में और नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, कि किसी बच्चों को क्या कब कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, आपको पता चल पाएगा। तो सपोर्ट कर पाएगी एक इंडिविजुअल को कि उसे क्या क्या लर्न करना है, और साथ में बच्चों की आपको कैसे करना, खुद भी और बच्चों को, तो ये हेल्प करेगा। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, तो ये तो है ही, आप पॉजिटिव रिलेशन बना सकते हो अगर आपको पता हो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, अगर कोई स्पेशल नीड और पता नहीं है, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह जो पता नहीं चलता, या फिर हमारे ADHD के बच्चे जो बहुत देर से पता चलता है कि सारे बच्चे एक्टिव एनसीईआरटी होते हैं, बट अगर आपकी नॉलेज होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की अच्छी, ये पता चल पाएगा आपको अर्ली स्टेज में, ठीक है। ये सब और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेन थी, अब लिख देना एग्जाम में है, वैसे तो इतना आएगा नहीं, तो ये हो सकता है। और अगर आप पॉइंट्स चाहिए तो मेन पॉइंट्स है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, आगे और पॉइंट्स बताती हूँ आपको। ये देखो, ये पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आपको आगे क्या करना है ना, एक्सप्लेन भी कर देना है थोड़ा, जब आप अपने एग्जाम वगैरह में लिखो तो वही टॉपिक है, ये तो मेन है कि आपको पता चल जाए, ठीक है। और ये बुक की हेल्प से मैंने थोड़ा लिखा है, थोड़ा इंटरनेट वगैरह की हेल्प से, कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द लर्नर, हमें लर्नर को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है कि उसकी स्पीड क्या, लर्निंग की हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। लर्निंग का स्टाइल क्या है, उसका इंटरेस्ट का फील्ड क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, या एज अप्रोप्रिएट हम एक्टिविटी बना पा रहे हैं या नहीं, तो ये सब हमें पता चलता है। तो टू अंडरस्टैंड द लर्नर, हमें लर्नर को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें ये भी पता चलता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सबके ग्रोथ पैटर्न, सबका डेवलपमेंट और पैटर्न एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है, तो उनको थोड़ा अलग अलग ही समझाना। अगर किसी को लेक्चर से समझ में आता है तो ये नहीं जरूरी है कि दूसरे वाले को भी आएगा, पता उसे PPT वगैरह के थ्रू या फिर वीडियोज़ वगैरह के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो हमें पता चलता है कि बच्चे डाइवर्स कैटेगरी से भी आते हैं, बच्चे अलग भी हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझ में आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टडी करते हो चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपको पता चलता है कि आप अंडरस्टैंड कर पाते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक अच्छा क्रिएटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे बच्चा सीख रहा है, सिखा रहा है, इफेक्टिव लर्निंग हो रही है, और साथ ही में बच्चे को मोटिवेशन भी मिल रहा है, उसे इंटरेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही इन्वायरमेंट जो है ना, बहुत ही फ्री इन्वायरमेंट है, बहुत ही एक्सप्लोरिंग इन्वायरमेंट आप दे पाओगे, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जहाँ सब मिलजुल के सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये इन्हांस कर पाएगा बच्चे की कैपेसिटी को, पोटेंशियल को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स अस टू अरेंज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, अगर आप समझ पाओगे चाइल्ड डेवलपमेंट को तो आपको पता चलेगा किस एज में कैसी एक्टिविटीज़ बनानी है, बच्चों को कब कैसी एक्टिविटीज़ देनी है जिससे उसका डेवलपमेंट और तेज़ी से हो, ठीक है। तो ये इसमें भी बहुत हेल्प करता है हमें। साथ ही में हेल्प्स इन करिकुलर डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलप करने में भी हेल्प करेगा कि कब कौन सी किस तरह की हमें बुक्स प्रोवाइड करनी है, स्टडी मटेरियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है, कब कौन सा कोर्स करवाना है, मतलब टॉपिक्स करवानी है, कौन सी नहीं करवानी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की हमारे कैसे साइकोलॉजिकली उसे डेवलप करना है, तो करिकुलम से हमें पता चलेगा, इसलिए ये हमें हेल्प करता है एक अच्छा करिकुलम डेवलप करने का जो कि फ्लेक्सिबल भी हो, साथ ही साथ में चाइल्ड सेंटर्ड भी हो, समझा। तो चाइल्ड सेंटर्ड बहुत बेस्ट अप्रोच मानी गई है, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी हो, ठीक है। आगे देखते हैं, टू कीप एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो अगर हमें नॉलेज होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की तो क्या ये हेल्प कर पाएगा हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप करने की, इस बच्चे को ये आ जाना चाहिए। अब क्या पता ना आया क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको भी बना पाएगा कैसे, जब हमें पता चलेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। कि अगर 3 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, उसे ये राइटिंग उसने लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बड़ी ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सब अलग है, उसका स्ट्रेस लेवल अलग है, उसका एनवायरमेंट अलग है, तो इसलिए हमें ये पता चल पाएगा अगर हमारे पास नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो हमें पता चल पाएगा कि टू कीप एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, कितने एक्सपेक्टेशन मत रखो बच्चों से, जितना रखना है उतना ही रखो, ठीक है। और साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमें जो हमारे स्पोर्ट्स हो गए, हमारे गेम्स हो गए, क्विज हो गए, डिबेट हो गए, कोई प्लेइंग रोल प्ले हो गया, डिस्कशन हो गए, सब क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही तो है। ये क्या करता है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करता है। तो हमें पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किस एज में क्या करना है, तो ये क्या करता है, हमें हेल्प करेगा एक अच्छा को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने पे टाइम टू टाइम, जिससे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट करेगा, कॉग्निटिव भी करेगा, इमोशनल करेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोवाइडिंग सुटेबल लर्निंग मटेरियल्स, अगर हमें पता होगा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में तो हम क्या कर पाएंगे, एक सुटेबल लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों को, जिससे वो इफेक्टिवली अपनी लर्निंग को कर पाएँ और साथ ही साथ में उनका अप्रोच भी अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कब कौन सा मटेरियल देना है, साथ में सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चे इंगेज होंगे और साथ में एक्सप्लोर करेंगे लर्निंग को, और साथ में बहुत अच्छी लर्निंग भी कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स, एक सही टीचिंग एड सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कब किस एज में कौन सी टीचिंग एड यूज़ करनी है, जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले अपनी क्लासरूम में, और साथ ही में वो जो टीचिंग एड हो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को भी फॉलो कर रहा हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चा इफेक्टिव और जॉयफुल लर्निंग कर पाएगा अपने क्लासरूम में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ डेवलपमेंटल स्टेजेस को, जिससे हम एक सही अच्छी चॉइस बना पाएँ फॉर द बेस्ट टीचिंग एड के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कि हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिलेज और एबनॉर्मल डेवलपमेंट, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एकदम परफेक्ट हो, नॉर्मल हो, ठीक है। कुछ हमारे स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, कुछ हमारे गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे पता चलेगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है, डेवलपमेंट बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है, हेल्प कर पाएगा कि आप स्पॉट कर पाओ एक डिले और एबनॉर्मल बिहेवियर को चाइल्ड को, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा अगर
इस एज तक उसको वॉक कर लेना चाहिए, बट वो वॉक नहीं कर पा रहा, तो वो पता होना चाहिए कि अच्छा इस स्टेज पे वॉक करना नहीं करना, तो अब इसको थोड़ी हमें केयर की जरूरत है, चेकअप की जरूरत है। तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, इस 2 साल तक बच्चे को वॉक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, 2.5 ईयर्स तक नहीं करो तो आपको उस पर ध्यान दो पाओगे, अगर पता ही नहीं होगा तो आप कैसे ध्यान दोगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारे और स्टेजेस मिल गए। वो जो पहले था कंफ्यूज मत होना, तो पहले स्टेज था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का स्टेज था बर्थ से पहले, कंसेप्शन से डेथ तक, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं, सॉरी ये स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस को, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस है, इसको ध्यान में रखना। पहला तो है प्री नाटल स्टेज, यानी कंसेप्शन टू बर्थ। तो दिस स्टेज एक्सटेंड्स ओवर 9 months, ठीक है। एंड अगर हम और बात करें तो ये क्या होता है कि दिस प्रीनाटल पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ इज अ स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल इनटू ह्यूमन बीइंग, रैपिड चेंज इन फॉर्म एंड साइज फॉर अ सिंगल एंड अ स्मॉल साइज फ्रॉम अ बिग साइज और अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग शेप, ठीक है, समझ आ गया होगा। और साथ ही में आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है और इसकी एज ग्रुप क्या है, ये आपको एग्जाम में लिखना भी हो सकता है। अगर पूछ ले स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बताओ, तो उसके 5 स्टेजेस है, उसके नाम और उसके एज ग्रुप कब से कब तक। तो प्रीनाटल यानी कंसेप्शन टू बर्थ, हमारा 9 month का होता है, उसको हम कहते हैं प्रीनाटल, जन्म लेने से पहले का जो 9 month वो, ठीक है। उसके बाद है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 years, यानी दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड स्टे फॉर 2.5 year और टिल 3 year एंड फर्स्ट 15 or 20 days आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड न्यूनेटिक पीरियड। बर्थ के पहले के जो 15 से 20 दिन होते हैं ना, उसको भी एक छोटा सा नाम दिया है जो है न्यूनाटल पीरियड, ठीक है। ये इतना आता नहीं है, इसमें लिखा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। पर ये पता नहीं इन्फेंसी किसे कहते हैं, बर्थ से लेकर 2 साल तक बच्चे को इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कब से होता है, 2 to 6 year, 2 से 6 साल तक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में गिना जाता है, उसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। और एग्जाम में भी आ सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज बताओ, इस सीटेट में भी आ रखा है बहुत बार कि अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज क्या है, एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, सही करना है। तो स्टेज है 2 साल से 6 साल तक बच्चे को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जिसमें बच्चा अपने ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट वगैरह सब कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, 6 से लेके 11 साल तक के बच्चे को मिडिल चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। तो इसलिए क्या है ये कि लेटल चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ स्लो एंड रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। From 6 to 10 years, the height grow at slower rate, but around 11 to 13 years, rapid changes occur in height and growth and growing muscles strength because of approaching to puberty period. तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज की एजेस क्या है, 2 से 6 साल, 5 से 11। अब हमारा लास्ट स्टेज है एडोलसेंस, जो कि हमारा 11 to 18 years की एज मानी जाती है, जो हमारा प्यूबर्टी की एज भी है। और इसमें मोस्ट हमारे जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है हमारी पर्सनालिटी की, हमारी मैचुरेशन की, हम मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आती है और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ये बहुत दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्शुअल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसमें इमोशनली अनस्टेबिलिटी बहुत होती है, हमारे इमोशनली हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये स्टेज बहुत तूफानी स्टेज हो सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत स्ट्रेसफुल स्टेज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेज है। अगर कोई पूछे चाइल्ड डेवलपमेंट की तो 5 स्टेज है। अगर ओवरऑल पूरा पूछे कि डेवलपमेंट की क्या स्टेज है, तो डेवलपमेंट की तो स्टेज हमारे पास 7 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बना लो, आपको बहुत आसानी होगी। चलो फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कुछ एस्पेक्ट्स भी है चाइल्ड डेवलपमेंट के और वही हैं जो हमें पता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियल इमोशनल डेवलपमेंट, सेंसरी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो क्या फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, हमें पता है ये ग्रोथ डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये सब हो रही, ग्रोथ स्किल डेवलप हो रही है, मोटर स्किल डेवलप हो रही है, नहीं ग्रोथ मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और ओवरऑल फिजिकल डेवलप हो रहा है बच्चा, वॉकिंग करना सीख रहा है, क्लाइंबिंग सीख रहा है, साइकिलिंग सीख रहा है, रनिंग सीख रहा है, स्किपिंग जंपिंग वगैरह सब सीख रहा है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या सीख रहा है बच्चा, ड्राइंग सीख रहा है, चॉपिंग सीख रहा है, राइटिंग सीख रहा है, या कुछ स्टिचिंग का वर्क हो गया जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई बीडिंग लगाने वाला बीड्स वर्क हो गया, ठीक है, कोलाज मेकिंग, ये सब छोटी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें आप देख सकते हैं 2 टर्म है, सोशल एंड इमोशनल। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, इसमें बच्चा सोशली भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, किसके साथ कैसी बात करनी है, ठीक है, अपने आप को कैसे समझना है, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, सब कुछ डेवलप हो रहा है बच्चे का। तो सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप हो रही है, साथ ही साथ में उसका अपने आप को जानने का जो है कि वो उसका क्या रोल है सोसाइटी में, ये भी पता चल रहा है, इमोशनली भी वो स्टेबल हो रहा है, अपने आप को समझ रहा है, जैसे कि मैं अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और साथ में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है मेनली, हमारी थिंकिंग, हमारे जितने भी साइट है जैसे कि सेंसेस है, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग, हमारी सारी सेंसेस डेवलप हो रही है, इसलिए इसमें हम इंक्लूड कर दिया सेंसरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे सभी सेंसेस डेवलप हो रही है, साथ ही साथ में कॉग्निटिवली भी बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको समझ आ रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। Cognition is the process of recognizing, reasoning, thinking, knowing and understanding, analyzing, evaluating and creating। ठीक है, तो कॉग्निटिव में सारी चीज़ें आती है, आप समझते भी हो, रीजनिंग भी आती है, थिंकिंग भी आती है, नॉलेज भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी आती है, तो कॉग्निटिवली डेवलप हो रहा है। तो इसको ये स्टेज में मानेंगे। और अगर इसमें बताऊँ उसमें क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिख लेना। उसमें है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंसेप्ट्स, इमिटेशन एंड मैनिपुलेशंस, परसेप्शन एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, मेटाकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सभी चीज़ें आती हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में बता देना या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना, मेरे इंस्टा आईडी भी जो कि डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद है अगर इसमें मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, सोचना समझना सारी चीज़ें करना, ठीक है। मेटाकॉग्निशन होता है अपनी सोच पे ही सोचना, ठीक है। तो नोइंग अबाउट योर थिंकिंग ये होता है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं। और लास्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दैट कन्वे मीनिंग। लैंग्वेज सिस्टम इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बट इट यूनिवर्सल टू ऑल लर्निंग बीइंग्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट refers to development of language skills and acquisition and proficiency of communication. Language is a universal phenomena and is indispensable to our thinking. It is the most important component of cognitive development. Symbols, semiotics and pragmatics are some component of a language development. अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, कम्युनिकेशन वगैरह उसको आ रही है, उसमें कुछ पार्ट्स भी है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होती है, कॉग्निटिव हमारे डेवलपमेंट के अंदर ही होती है, ठीक है। ये सब पता चाहिए आपको। चलो अब हमारे हम ये टॉपिक हमने क्लियर किया यहाँ तक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिख रहा होगा नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का नेचर बताना है, तो पूछ लेगी नेचर क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स चेंजेस। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, इट इज अ डायरेक्शनल, प्रोसीड इन हेड टू टो एंड नियर टू फार मैनर। तो ये आपको पता ही होगा कि हेड टू टो को भी एक नाम दे रखा है, ठीक है। नियर टू फार मेथड को भी हेड टू यानी सर से पैर तक डेवलपमेंट होती है, साथ में हमारी बॉडी नियर से फार तक डेवलपमेंट होती है, पहले मेन बॉडी का डेवलपमेंट, फिर हाथ वगैरह की उंगलियों का डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ये सब नेचर है कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमें ओवरऑल डेवलप करता है, कंसेप्शन से बर्थ तक होता है, ठीक है। डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन भी है, हेड टू टो और नियर टू फार, ये दो मैनर में डेवलप करता है, ठीक है। साथ में डेवलप क्या इंक्लूड करे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल सब एस्पेक्ट्स हैं, बट इंडिविजुअल की मेनली क्या पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह बच्चा डेवलप, किसी भी जगह का बच्चा हो डेवलपमेंट होता है, हर जगह होता है, इसलिए यूनिवर्सल है, ठीक है। डेवलपमेंट तो होगा ही, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी बताता है, इसका नेचर ये भी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हर जगह के, हर एक बच्चा अलग है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए ना कंपैरिजन करें, ना ही एक जैसी सिखाओ किसी बच्चों को, ठीक है। इसलिए क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, अपने आप में डिफरेंट है और साथ में यूनिक भी है, इसलिए, ठीक है। साथ ही में डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट जब मिलती है तो डेवलपमेंट ही होता है बच्चे का, इसलिए प्रोडक्ट है, इसलिए कहते हैं ना हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक। तो डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल इन अर्ली स्टेज, क्योंकि अर्ली स्टेज बच्चा बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए बहुत क्रिटिकल भी होती है साथ में, तो ध्यान में रखना होता है। तो अर्ली में 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस बच्चों को ओवरऑल लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है, उसकी पर्सनैलिटी में इंपैक्ट। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चे का, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, और अगर बुरा है तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ज़्यादा ट्रेड दिखेंगे, जैसे ट्रस्ट इशू वगैरह, एंगर इशूज़, तो ये सब दिखेंगे अगर बच्चे की जो हमारे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं बच्चे का। अर्ली जो हमारे बच्चे का पैदा होने से लेकर 6 से 7 तक का बच्चा जो एक्सपीरियंस लेता है वो बहुत क्रिटिकल माना जाता है उसकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत टाइम तक रह जाते हैं, मतलब रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। और साथ में डेवलपमेंट प्रोसीड एज अ यूनिफाइड होल। तो डेवलपमेंट एक पूरा आप में संपूर्ण है, पूरा है, ठीक है। ये हमारे नेचर्स की हमने बात कर ली, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर ली, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स इसको पढ़ लो, लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखिए ना पेपर में, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट की बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा पहले से स्टार्ट करते हैं और पूरा मैं एक्सप्लेन करते चलती हूँ। पहला प्रिंसिपल तो यही है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। तो पहले जो बच्चे जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट बच्चे 6-7 साल तक जो बच्चा होता है वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड माना जाता है डेवलपमेंट का, इसलिए उस दौरान बच्चों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए
और ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए पहला प्रिंसिपल यही है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनली भी हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकली फिजिकली भी, सभी जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी को हम कहते हैं नेचर, एनवायरनमेंट को कहते हैं नर्चर। ठीक है, तो इन दोनों का, तो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट। इंटरेक्शन ऑफ बोथ कंस्टिट्यूएंट द फैक्टर दैट अफेक्ट वंस डेवलपमेंट सिंस फ्रॉम कंसेप्शन। ठीक है, तो दोनों ही जो डेवलपमेंट जो हो रही है हमारे बच्चे की, तो वो हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों से ही, उसके इंटरेक्शन से बनता है, और साथ कब से, कंसेप्शन से ही, 9 मंथ से पहले से ही वो होता है, स्टार्ट होता है और बच्चे को डेवलप करता है। क्योंकि डेवलपमेंट तो वैसे भी हमारे लाइफ लॉन्ग चलने प्रोसेस है, इसलिए पर एडल्टहुड तक वो हो जाता है मोस्ट जो होती है, मोस्ट पार्ट। बाकी हम तो बहुत कुछ रोज ही कुछ डेवलप कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है, और साथ में अगर हम इसमें बात करें तो बच्चे की मेनली क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, फंक्शनल, बच्चे फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, फंक्शनल चेंज ऑफ ग्लैंड्स, मैचुरेशन लेवल, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन बच्चों को आने लगती है कि गलत है, सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैर से कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए, एक इंस्टिंक्ट आ जाता है बच्चों में कि नहीं नहीं भाई ये नहीं कूदूंगा, टूट जाएगा पैर। ठीक है, IQ लेवल वगैरह ये सब भी हेरिडिटी वगैरह इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड इन्वॉल्व्स चेंजेस। हम सबको पता है कि डेवलपमेंट हैज अ डिफाइंड पैटर्न एंड इज कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम सबको पता है, प्रिंसिपल भी यही कहता है। इसीलिए क्या करना है, हमें बच्चों को ध्यान देना है कि कैसे वो कैसे ग्रो कर रहा है, कौन सी स्पीड है, क्या उसे मटेरियल चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना क्या नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं, बट जैसे मिलता है सब अलग है, तो अपनी स्पीड से ग्रो, और ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी कि पहले हम जनरल चीज़ें, बच्चे क्या करते हैं, पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह, बॉल्स वगैरह पकड़ना सीखते हैं जनरल, फिर उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह को पकड़ना सीखते हैं। तो ये सब क्या है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी से कोई चीज़ पकड़ रहा है, पूरा से हाथ करके कोई तकिया वगैरह कुछ पिलो पकड़ रहा है। उसके बाद धीरे से धीरे जब वो डेवलप होगा तो जनरल से स्पेसिफिक तो जाइए, जनरल बड़ी बड़ी चीज़ पकड़ा था, वो छोटी छोटी सुई पे पकड़ना स्टार्ट कर दे, तो ये जनरल से स्पेसिफिक हो गया। ठीक, यानी कि पहले अपने पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है, फिर जनरल यूज़ कर रहा है, उसके बाद अपनी स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ अपने फिंगर्स का, अपने थंब का ऐसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, फॉर पिकिंग एनी ऑब्जेक्ट और होल्डिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, हम आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट और भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे के, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं हमारे मैचुरेशन और लर्निंग का भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे हमारी मैचुरेशन इज unfolding the characteristics which are genetically inherited present from the time of conception. Learning is all that experiences that are acquired and bring changes in one's personality. Till the child is not enough physically and mentally mature, she may not able to learn what she supposed to. ठीक है, for example, a child learns to sit around 6 months and walk around 9 to 10 months, but until his leg and trunk muscles are completely mature, she may adequately. तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट बच्चा का वो जब उसकी मैचुरेशन मैच्योर होगा, उसकी बॉडी मैच्योर होगी, उसके मसल्स मैच्योर होंगे, तब जाके बच्चा कुछ नई चीज़ें सीख सकेगा। अगर हमने बोलते बच्चों को कि वो 6 महीने तक उससे बैठना आ जाना चाहिए और 9 से 10 महीने तक वो चलना सीख जाना चाहिए, तो पर ये किस पे डिपेंड करता है, मैचुरेशन पे, यानी उसके लेग्स डेवलप हो रहे हैं नहीं ठीक से, मसल्स डेवलप हो रही हैं कि नहीं, इस पर करता है, और वो सीख रहा है कि नहीं, लर्निंग भी बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड है हमारे। तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन लर्निंग। जब मैचुरेशन और लर्निंग दोनों एक साथ आती है तो बच्चा डेवलप हो पाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डेवलपमेंट एज अ अनफाइंड होल। डेवलपमेंट होल है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं ना, तो डेवलपमेंट होल है, यानी डेवलपमेंट में सभी एस्पेक्ट्स आते हैं, और सभी एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और साथ ही में सभी एस्पेक्ट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड होल में आपको ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट होलिस्टिक है, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर साथ साथ में ये भी है कि डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड ऑन ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन सजेस्ट दैट वी कैन प्रिडिक्ट many characteristics regarding social, emotional, moral and physical aspects by analyzing previous pattern of growth and development. इसमें ये बता रहा है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चों की डेवलपमेंट को एक लिमिट तक। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे अलग है, ये भी ध्यान में रखना है, और हम ये डेवलप कर सकते हैं कि इस एज तक बच्चा चलना सीख जाना चाहिए, इस एज तक बच्चा दौड़ना सीख जाना चाहिए, इस एज तक आते आते बच्चों में ये मोरल वैल्यूज आ जाने चाहिए, तो ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमारा एक और प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बच्चों को, हम पहले से अनुमान लगा पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि बच्चा किस
किस तरह तक विकास होना चाहिए, कब कैसा विकास होना चाहिए और किस किस स्टेज पे होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हमारा ये प्रिंसिपल ये कहता है। लास्ट सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं और इसमें सेम है कि हम सभी बच्चे अलग हैं, सभी लोग, सभी ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है, सबके पैटर्न्स अलग है, थिंकिंग अलग है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट सबका अलग है, इसलिए सभी बच्चे अलग भी हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें को बच्चों को किस तरह इफेक्ट करेगी और किस तरह बच्चा यूनिक है, डिफरेंट होते हुए भी बहुत यूनिक है, ठीक है, जिससे सभी बच्चे एक दूसरे बहुत यूनिक है। लास्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड हैज अ डिफाइंड पैटर्न। आपको ये पता चलना चाहिए, क्या तो पता ही आपको, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ऑल फॉलो मोर और लेस सिमिलर पैटर्न बट एट ऑन पेस, कि सब अपना एक फॉलो करेंगे, सबका पैटर्न एक ही है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर अपने घुटनों पे चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना सीखेगा और फिर दौड़ना सीखेगा। ये पैटर्न तो सेम है, बट ये भी देखना है सारे बच्चे यूनिक भी तो है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसीलिए पैटर्न सेम हो सकता है कुछ हद तक, बट एट ऑन पेस अपने हिसाब से। और अगर जैसे हमने बात किया था कि हम एक चीज़ बहुत ध्यान नोट कर लेना, एग्जाम्स में पूछता है कि 2 डायरेक्शन, डेवलपमेंट के 2 डायरेक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन के अंदर 2 डायरेक्शन की भी बात की है, हेड टू टो सीक्वेंस इज नोन एज सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। और दूसरा हमारा डायरेक्शन है नियर टू फार सीक्वेंस इज नोन एज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तो अगर आ जाए एग्जाम में तो आप लिख देना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन के 2 डायरेक्शन है डेवलपमेंट के। पहला है हमारा सेफेलोकॉर्डल, जो कि हेड टू टो, यानी बच्चा पहले सर संभालना सीखता है फिर अपने पैरों को, ठीक है, इस तरह डायरेक्शन जा रही है। और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल नियर टू फार, यानी पहले अपना घर संभालना सीखता है, चेस्ट वगैरह का एरिया जो वो संभालना, वो डेवलप होती है, वो बच्चा संभालना सीखता है। उसके बाद अपने फिंगर्स तक जाता है, यानी पास से दूर तक बच्चा डेवलपमेंट जा रहा है, ठीक है। तो फिर लास्ट में फिंगर्स तक जा रही है डेवलपमेंट। तो ये आपको जानना था हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। अब हम आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है और इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसके 2 नाम और है। हेरिडिटी को कहते हैं नेचर, यानी हमारा नेचर कैसा है, ठीक है। हेरिडिटी यानी कि हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के क्या क्या गुण आए हैं, क्या क्या अवगुण आए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ डिजीज वगैरह भी, कुछ प्रॉब्लम जो हो उनको कोई फैमिली हिस्ट्री में रही हो, वो भी आ सकते हैं, राइट। ये नेचर है हमारा कि हमारी हाइट ऐसी है कि हमारा नेचर है, हम थोड़े गुस्से वाले, हमारा नेचर है, क्योंकि हमारी हेरिडिटी से थोड़ा पास ऑन हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ गुस्सा हेरिडिटी से ही हो, इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो हेरिडिटी हमारी यही होती है, हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, कुछ हमारे फेशियल फीचर्स, हमारी बॉडी के फीचर्स की क्वालिटी, हमारी बॉडी के हेयर क्वालिटी हो गई, आइज़ का कलर वगैरह, सब क्या किससे डिटरमाइन होता है, हेरिडिटी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट जो कि हम बच्चे को पैदा होने के बाद मिलता है, ठीक है, बर्थ के बाद उसे जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है, या बर्थ से पहले भी हो, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो इन्वायरमेंट भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत असर करता है। जैसे हमारी फैमिली कैसी है, हमारा स्कूल कैसा है, वहाँ के स्कूल के स्टाफ, टीचर्स, बच्चे कैसे, हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या क्या मिल रही है, ये सभी इन्वायरमेंट का ही फैक्टर है कि बाहरी जितनी भी चीज़ें सब इन्वायरमेंट में आएगी। और हेरिडिटी यानी जो पेरेंट्स से मिल रही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बोथ इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट टुगेदर, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पूरे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चे की डेवलपमेंट को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट 2 ही चीज़ें, 2 फैक्टर्स है, 2 इन्फ्लुएंस करती है, यानी नेचर एंड नर्चर। हेरिडिटी नेचर और इन्वायरमेंट नर्चर हमें बच्चे के डेवलपमेंट में, हमारे डेवलपमेंट में असर करते हैं। और एग्जांपल है जैसे कि अ चाइल्ड बोर्न विद अ हाई आईक्यू, अच्छे आईक्यू के साथ कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी हेरिडिटी जो मिला है उसको हाई आईक्यू, ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब हाई आईक्यू वाले थे, बट उसका इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है उसके पास कि वो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज में स्ट्रगल। तो इन्वायरमेंट में उसको रिसोर्सेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं मिला क्योंकि उसके पेरेंट्स गरीब थे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं कंट्री सही नहीं थी। कंट्री में बहुत, जैसे कि देख रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, डेवलप नहीं है कंट्री, बहुत लो एवरेज भी है कंट्रीज़ की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, यानी हेरिडिटी इक्वल्स टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और इसी के अंदर हमारा एक छोटा सा एक और टॉपिक है हेरिडिटी इन्वायरमेंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना अपने स्टडी के लिए भी और साथ ही में अपने पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। क्या है ये प्रीनाटल और पोस्टनाटल इन्वायरमेंट? तो आइए समझते हैं। इसके अंदर ही हमारे इन्वायरमेंट वाले ही, पहले हमने हेरिडिटी पढ़ी, फिर हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, फिर इन्वायरमेंट के अंदर हमें 2 एस्पेक्ट्स में बताए हैं कि एक होता है प्रीनाटल इन्वायरमेंट। प्रीनाटल इन्वायरमेंट आप ये समझ सकते हो कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चा अभी मदर के पास ही है, यानी बच्चा अभी 9 मंथ के अंदर ही है, कंसेप्शन में ही है, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, तब कैसे इन्वायरमेंट बच्चे को वो कर सकती है, मतलब या तो उसको प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा
बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, और अगर अच्छा मिलेगा तो अच्छा होगा। तो प्री नाटल इन्वायरमेंट होता है पैदा होने से पहले का बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट दे रहे हैं, थ्रू मदर के थ्रू ही तो सब मिलेगा ना, कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन जैसी होंगी उनके बच्चे भी ऐसे होंगे, उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं तो बच्चे पर असर पड़ता है। तो इसे प्री नाटल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें आपको 4 मेन फैक्टर्स ये ध्यान में रखना है। पहले तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स बच्चों को मिल सकती है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा ये सब चीज़ें क्या है जेनेटिकली बच्चे में पास ऑन हो सकती है, तो ये प्री नाटल में आ जाता है, ठीक है, कि पैदा होने से पहले का चीज़ें जो उसको इफेक्ट कर रही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोज टू ड्रग्स एंड अल्कोहल। अगर मदर को प्रेग्नेंट वुमेन अगर ड्रग्स वगैरह या फिर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रही हैं, या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे ऐसी चीज़ें आसपास हैं और वो उनके संपर्क में आ रही हैं, ठीक है, तो इससे बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का वेट कम हो, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो, या अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, स्टिल बर्थ के बाद बच्चे में बहुत सी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम, जैसे मेंटल रिटार्डनेस देख सकते हैं, या अनयूजुअल फेशियल फीचर्स भी देख सकते हैं। सब क्यों है? क्योंकि बच्चे को बर्थ से पहले जो उसके 9 मंथ्स थे तब मदर को एक अल्कोहलिक इन्वायरमेंट में थी या वो कंज्यूम करती थी, तो उससे प्रॉब्लम बच्चे में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मटर्नल स्ट्रेस, यानी कि मदर को मेंटली या इमोशनली उनके जो स्टेज है, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड या इमोशन है वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं स्ट्रेस कम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे में बहुत प्रभाव करती है। तो इसलिए हमें डेवलपमेंट में पढ़ना है कि ये सब चीज़ें ये सब फैक्टर्स बच्चे के डेवलपमेंट में कैसे बहुत ज़्यादा अपना असर छोड़ जाती हैं। तो इसलिए मटर्नल स्ट्रेस भी हमारा प्री नाटल इन्वायरमेंट में आता है, क्योंकि उसके अंदर हम अगर मदर स्ट्रेस ले रही है या बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है तो बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उन पर बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है मटर्नल न्यूट्रिशन। इसके अंदर है कि हमें मदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका न्यूट्रिशन, अगर लैक ऑफ प्रोटीन वगैरह हो गया तो बच्चे में हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, बच्चा अंडर वेट हो सकता है, ठीक है, या उसके नर्वस सिस्टम या मसल्स वगैरह बहुत वीक हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब चलिए अब बात करते हैं पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट की, कि क्या है पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट। पोस्ट नाटल यानी बच्चा का जब बर्थ हो गया, बर्थ के बाद बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट मिल रही है, तो वो इन्वायरमेंट बच्चों को किस तरह प्रभाव डाल रही है, ठीक है, अफेक्ट कर रही है बच्चों को। तो फैमिली इन्वायरमेंट, पेरेंट्स कैसे हैं, सिबलिंग्स कैसे हैं, केयर वगैरह हो रही है कि नहीं, स्ट्रेसफुल है क्या नहीं, तो फैमिली से बच्चा सीखता है, उसमें रहता है, उसका पालन पोषण होता है। इसलिए फैमिली इन्वायरमेंट हमारा पोस्ट नाटल में आएगा, क्योंकि बच्चा बर्थ के बाद तो फैमिली में रहता है। इसलिए उसके बाद मीडिया में न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो, फिल्म, सिनेमा वगैरह सब कुछ, हमारे यूट्यूब भी है, इंस्टा भी, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या कंज्यूम कर रहा है, बच्चों क्या नहीं कर रहा, तो इससे क्या ये हमारा पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट है, ये बच्चों को इफेक्ट करेगा उसकी ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, उसके मेंटली इमोशनली स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप, हमारे स्कूल में कैसे उसके दोस्त है, उसके आसपास घर में पड़ोस में कैसे दोस्त वगैरह, ये सब इफेक्ट करता है बच्चों की डेवलपमेंट को। इसलिए ये हमारा पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट भी पढ़ना में ज़रूरी है। क्लास में रिलीजन वगैरह, स्कूल और लर्निंग इन्वायरमेंट कैसी है। पहले तो रिलीजन में हो सकता है, जैसे बच्चा कौन सा रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उस पर भी अफेक्ट हो सकता है, कि अगर यहाँ पे इस तरह मान्यता है, उधर ये है, तो बच्चे के डेवलपमेंट में अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है, बुरा भी। तो ये एक फैक्टर है, आपको होना चाहिए कि हाँ ये भी एक फैक्टर है जो बच्चों के इन्वायरमेंट्स में ही है और ये बच्चे के इफेक्ट करता है। और स्कूल और लर्निंग इन्वायरमेंट, बच्चों स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं, बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट किया जा रहा है कि नहीं बच्चों की, ठीक, करिकुलम वगैरह कैसे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बच्चे के सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिवली सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर प्री नाटल और पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन और चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों को समझने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस सिलेबस में हमें जितने मेथड्स दिए हैं हम उसी मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट क्यों है कि बच्चों को स्टडी करना है। देखो सबसे पहले तो अगर आप बच्चों को समझ पाओगे तो अच्छे से आप उन्हें सही तरीके से गाइडेंस दे सकते हो, उन्हें सही मटेरियल्स, रिसोर्सेज दे सकते हो जिससे वो अपनी लर्निंग कर पाए, अपना डेवलपमेंट कर पाए, अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, राइट। और साथ ही में आप उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता सकते हैं जिससे वो इन फ्यूचर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। तो उसके लिए हमें बच्चों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर पेपर में ऐसे हो सकता है आपको बोल दे कि हमें केस स्टडी के बारे में बताइए, या केस स्टडी कैसे हेल्प करता है बच्चों की स्टडी में, या आपको कैसे हेल्प करेगा कि बच्चों को कैसे समझना है, कि ऐसा एक टॉपिक दे देगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पूछते हैं कि मेथड्स बताइए चिल्ड्रंस को समझने के मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन या मेथड ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों को समझना है, बच्चों के डेवलपमेंट को समझना है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड है, आप क्या फॉलो करेंगे, तो आप कोई मेथड लिख सकते हैं जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर मेथड्स की बात करने वाले हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो हमें सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है। तो पहला तो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी वॉचिंग चिल्ड्रन इन देयर नेचुरल सेटिंग। बच्चा क्लास में बैठा है, अपने एक्टिविटीज़ वगैरह दे दी, ठीक है, और आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो दूर खड़े हो गए, कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसकी कैसे बिहेवियर है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि बच्चों में कौन सा बच्चे का IQ ज़्यादा है, किसका कम है। चलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये आपको पता चल सकता है कौन सा बच्चा ADHD हो सकता है, कौन सा नहीं, किस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किसमें नहीं, उसका मोरल वैल्यूज़ किस लेवल तक है, वो सोशलाइज कैसे हो पा रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है।
इसके बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्टली बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो उसके नेचुरल सेटिंग में। बच्चा अपने नेचुरल सेटिंग में बैठा है, क्लास में बैठा है, बच्चों को पता भी नहीं चलता, बट आप ऑब्जर्व करके उसे पता लगा सकते हो कौन बच्चा कैसा कैसा नहीं, ठीक है। और साथ में बहुत डिटेल में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप रोज़ देख रहे हो बच्चों को एक टाइम पीरियड तक, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि बहुत कंट्रोलिंग इन नेचर है, ठीक है। बहुत ही वेरियस आप अलग अलग तरीके से उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, अलग अलग फील्ड में ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे इमोशनली उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ऑब्जर्वेशन आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में कर सकते हो कि कॉग्निटिवली कैसा है, इमोशनली कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि डिफिकल्ट होता है, कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है ऑब्जर्व करने की। बहुत सारे बच्चे ना ऑब्जर्वेशन, अब किस किस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो इसलिए डिफिकल्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। और ये बताने में भी कि सच में ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ है ना, अगर आपको लगता है ये ADHD है, बताना सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप कैसे पता कर सकते हो, तो इसलिए थोड़े इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। और कभी कभी ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। कभी एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं भी कर रहा बच्चा से शो, आपने ऑब्जर्वेशन में देख लिया कि बच्चा ऐसा बिहेवियर शो करता है, किसी दिन ऐसा हो गया उस सिचुएशन में उसने वैसा बिहेवियर नहीं शो किया, तो इसलिए ज़्यादा रिलायबल भी आप नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ हैं। और इस साथ में टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, ठीक है। और एक्सपेंसिव भी हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ को दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, कर रहे हो, एक एक करके कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात कर ली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन तो होता है बच्चों को ऑब्जर्व करना, बट नेचुरलिस्टिक होता है यानी उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में। अगर किसी पार्क में आप उससे एक्टिविटी करवा रहे हो स्कूल के पार्क में, तो आप वहीं पे देख रहे हो बच्चों को, नेचुरल इन्वायरमेंट, कोई लैब वगैरह में तो नहीं लेके जा रहे ना, तो वही होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन में आप अगर और भी पढ़ोगे, बहुत सारे तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं, लैब वाले भी होते हैं। लैब में आपको एक कंडीशन इन्वायरमेंट में बच्चे को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा केस स्टडी, यानी डीप स्टडी ऑफ वन चाइल्ड डेवलपमेंट, किसी बच्चे की डीप स्टडी करना, ठीक है। तो इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर स्टडीज ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम बट इन डेप्थ। व्हेन वी स्टडी वन पर्सन एट अ टाइम वी कैन कलेक्ट मच मोर डाटा विच हेल्प्स अस टू फाइंड इंटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स बिहेवियर। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें आप बच्चों को बहुत ही डीप डेप्थ तक बच्चों को स्टडी कर पाते हो, हर एक बिहेवियर उसका स्टडी कर पाते हो। और ये इसके अंदर बच्चे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके तो फायदा बहुत है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एक बच्चे की डिटेल पूरा एक प्रोफाइल बनाने में बच्चे की, ठीक है। आपने पूरा एक उसका पोर्टफोलियो बना दिया कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, मैंने ये किया था, उसमें नहीं किया था, ठीक है। और एक चीज़ और, इट मे इंक्लूड्स interviews and observation done by the researcher to find out about the individual past and present information, ठीक है। तो इस केस स्टडी ये नहीं है सिर्फ आप देख रहे हो, इसमें आप बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, इंटरव्यू भी ले रहे हो, ठीक है। आपने उसकी कोई रिफ्लेक्टिव डायरी भी देख ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हमारे केस स्टडी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में डाटा प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटी एंड टीचर इज गैदर्ड। जितना भी डाटा पेरेंट्स दे रहे हैं, स्कूल अथॉरिटी दे रही है, टीचर्स दे रहे हैं, सभी डाटा एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत अच्छी बच्चे के पूरा पास से लेकर प्रेजेंट तक का पूरा एक क्या स्टोरी जैसा बन जाता है, एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट बन जाती है और उसी को केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फायदेमंद है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये एक पर्सन के सभी इंफॉर्मेशन को, एक जो भी चाइल्ड है उसके सब इंफॉर्मेशन को बता सकता है, प्रॉब्लम्स को बता सकता है। और ये क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी नेचर में, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है, ठीक है। तो केस स्टडी का पर्पज़ ये हो सकता है कि पहले तो हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों का, तो डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट भी आएगा, इसमें गाइडेंस भी आएगा, ठीक है। आपको पहले बच्चों को फाइंड आउट भी कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को ट्रीट भी कर रहे हैं, रेमेडियल बच्चों को रेमेडीज देके, ठीक है, कि रेमेडियल टीचिंग करके, और साथ में गाइडेंस भी दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे पेरेंट्स को बता रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, अगर बच्चों को बहुत इन डेप्थ स्टडी करना है तो। और कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है स्टडी करना, क्योंकि हमेशा हर चीज़ नहीं करवा, क्योंकि कोई चीज़ें हो सकती है कि आपने देखी हो पर हटा दी हो, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो पर बाद में प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है, ठीक है। केस स्टडी आपने समझ लिया, ओवरऑल ये केस स्टडी होता है, एग्जाम में हो तो आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। मेथड्स बारे में ऐसे ही चार्ट बना लेना, चार्ट में लिख देना मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन और मेथड ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके आप लिख देना मेथड्स चार्ट में, फ्लो चार्ट में, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, रिफ्लेक्टिव डायरी, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करना नीचे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेथड प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट। दिस हेल्प्स टू गेट मोर honest and personal information from the subject which the subject won't like to share in written or in other mode. और आस्किंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स अबाउट द चिल्ड्रन। इंटरव्यू में ये हो सकता है कि आप पेरेंट्स टीचर से पूछ रहे हो बच्चे के बारे में, और साथ ही साथ आप बच्चे से खुद पूछ रहे हो कि बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, आप क्या आपका क्या मानना है। फेस टू फेस इंटरेक्शन में बच्चा बहुत खुल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती है जो बच्चे ने कभी किसी और मोड में ना बताई हो, या फिर ऑब्जर्वेशन में हमें पता ना चला और बच्चे के मन में चल रहा हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी मिल सकती है, तो इन्फॉर्मेशन भी इससे बहुत मिलती है इंटरव्यू मेथड से। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, इंटरव्यू मेथड के ना देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरव्यूज, ओके।
फर्स्ट तो स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और दूसरा है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड हमारे इंटरव्यूज। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड तो आपको पता ही होगा। ओपन एंडेड हमारा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी वो आपसे पूछ लिया कि आपको क्या मानना है इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए। बच्चा आराम से बता रहा है मैम मुझे तो ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है। ये ओपन एंडेड इंटरव्यू हो गया। क्लोज एंडेड इसी का पार्ट है। तो ये है कि इसमें आपने बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे इस सिचुएशन में बच्चे को ना ऐसे करना चाहिए था, आपका क्या मानना है, यस और नो। तो बच्चे ने कहा यस या नो, ठीक है। या फिर आपने कोई रेटिंग स्केल दिया, इसको रेट करो जरा, ये इस तरह की बिहेवियर क्या आपको लगती है 5 रेटिंग में से करो, ठीक है। ये चेकलिस्ट बना दो, ये सब ये क्लोज एंडेड है, ठीक है। तो इसमें क्या ओपन एंडेड ज़्यादा बढ़िया मेथड है इंटरव्यू का। और हमारा दूसरा हमारा टाइप है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि इट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज जनरली कंटेन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यानी स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इंटरव्यू ने ये पूछा, आपको ये बता देना, बस बात खत्म। अब आपको अपनी कोई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वगैरह नहीं होता, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक फॉर्मल इंटरव्यू है, कि चुपचाप आप एक इंटरव्यू के पास गए, आप एक फॉर्मल इंटरव्यू दिया, जो ठीक है, आपने ज़्यादा आपको बताने क्वेश्चन जो पूछा पैटर्न में पूछ रहे हैं उसका आंसर पैटर्न में देगा, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जो कि हमारा ओपन एंडेड है। इसमें आप अपने भी व्यूज शेयर कर रहे हो, सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो भी अपने व्यूज शेयर कर रहा है, थोड़ी सी डिस्कशन भी हो गई है, तो बहुत रिलैक्सिंग और फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप ऑफ इंटरव्यू हो गए। पहला है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड इंटरव्यू और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये भी ओपन एंडेड जैसा ही है, स्ट्रक्चर वाला भी। स्ट्रक्चर्ड में एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मल है, ठीक है, हम चुपचाप टाई वगैरह पहन के गए और अपना इंटरव्यू दिया। और अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड आपके भी विचार सुने जा रहे हैं, दूसरे वाले भी अपने बता रहे हैं, तो ठीक है। बहुत अच्छा मैटर है इंटरव्यू, इससे बहुत सारी चीज़ आपको पता चलती है। एक बच्चा और साथ में आपके बच्चे के क्या है, किस तरह से कौन से बच्चे की थिंकिंग क्या है, सब पता चल सकता है। बच्चे खुद ही बता रहा है, ठीक है। बट कभी ये भी होता है बच्चा झूठ बोल रहा है, आपको कैसे पता? आप तो ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा ना कि तो झूठ बोल रहा है, इसने तो इस सिचुएशन में ऐसे किया था। तो ऐसे भी इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव डायरीज। आप ये जर्नल डायरी जो आप बनाते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी, तो रिफ्लेक्टिव मेथड अलाउज अस टू इवैल्यूएट ओन सेल्फ। इट इज यूज्ड बाय टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स for self-evaluation of their teaching learning process. Diary writing and journal writing of children is also used by the teacher to evaluate child's progress and analyze his skills of self-assessment. इसमें क्या है, इसमें टीचर और बच्चा दोनों ही, स्टूडेंट भी, तो टीचर स्टूडेंट दोनों ही एक रिफ्लेक्टिव डायरी बना सकते हैं। जर्नल डायरी जो डायरी एंट्री वगैरह है ना, एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें आपने लिखा कि आज मैंने ये सीखा, ये सीखा। टीचर्स ने लिख दिया आज मैंने ये सिखाया, इस बच्चे का ये था, बच्चे ने इस तरह परफॉर्म किया, इस बच्चे ने ऐसे किया, यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई भी होगी इनके बीच। ये सब क्या है, डायरी एंट्री है, ये हमें बच्चों को समझने में भी हेल्प करती है। साथ में अगर आपने देखा आपके पास बच्चे की डायरी है, अगर आपके पास बच्चे की डायरी है तो आप समझ सकते हो कि बच्चे का प्रोग्रेस किस लेवल पे, पहले वो कैसी चीज़ लिखता था, आप कैसे लिखता है, बच्चे में क्या प्रोग्रेस है, बच्चे की मेंटल हेल्थ, इमोशनल कैसे चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव डायरी में आपको पता चलती है। तो हमारी रिफ्लेक्टिव डायरी है, रिफ्लेक्टिव जर्नल है। तो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। Reflective diary and journal are collective records of daily experiences of the child. Reflecting process is like reviewing the process with the aim of learning from own experience. Reflection writing is journal include our thoughts, behavior and ideas about particular experience or situations. ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव डायरी बहुत अच्छा भी हमारे लिए, ठीक है। ऐसा ये लर्नर अपने आप को भी रिकॉर्ड करता है, अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को लर्नर भी रिकॉर्ड कर सकता है, टीचर्स भी कर सकती है, एनालाइज भी कर सकता है लर्नर की उसके क्या प्रॉब्लम्स थे, उसने कैसे उसको टैकल किया, वो सारी चीज़ें। और साथ में टीचर्स भी एक सेल्फ इवैल्यूएशन का जो मेथड हो सकता है ना, रिफ्लेक्टिव डायरी बहुत बेस्ट है फॉर सेल्फ इवैल्यूएटिंग, ठीक है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और साथ ही साथ में एक रेगुलर फीडबैक भी प्रोवाइड हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। टीचर भी लिख रहा है, बच्चा भी लिख रहा है, तो टीचर को पता चल सकता है कि उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, समझे। तो ये हमने यहाँ बात करी रिफ्लेक्टिव डायरी की, और ये हमें हेल्प करता है हमारा मेटाकॉग्निशन बूस्ट करने में। तो आपको पता ही होगा, इट हेल्प्स टू एनालाइज देयर थिंकिंग एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिव्यूइंग द प्रीवियस रिफ्लेक्शन। मेटाकॉग्निशन में आपको पहले बताया था, फिर से बताती हूँ कि थिंकिंग ऑन योर थिंग, यानी अपनी सोच पे ही सोचना कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, इस बारे में सोचना ही मेटाकॉग्निशन है। अगर मैं कोई भी अगर सोच रहा है कि मैं एग्जाम्स कैसे करूँगा, एग्जाम्स में मुझे क्या क्या नंबर लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये सब क्या है, ये सब हम सोच रहे हैं। पर जब आप सोचते हो कि कल मैंने सोचा था, कल मैंने 1 घंटे ये सोचने में बिता दिया कि मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूंगा, तो अब ये सोच रहे हो कि मैंने टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दी ये सोचने में कि मैं एग्जाम में किस तरह लिखूंगा, rather than मुझे ये पढ़ना चाहिए था कि मैं एग्जाम में क्या क्या लिखूंगा, राइट। तो ये होता है कि आपने अपनी सोच में सोचा कि मैंने कल ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर दी बकवास सी चीज़ों पे कि कल मैं कैसे लिखूंगा, कैसे ट्रैवल करूंगा, मेट्रो से कैसा होगा, तो आप सोच रहे हो, तो इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं कि अपनी सोच पे सोचना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है।
तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है ना, ये बूस्ट करता है मेटाकॉग्निशन को। उससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग कहाँ जा रही हो। तो आपको अगर पता है कि आप फालतू चीज़ें सोच रहे हो तो आप तब अपने आप माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो और या उसे गाइड कर सकते हो। और बताऊँ तो आप इंकरेज कर सकते हो इंडिपेंडेंट लर्निंग को, और साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है। क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव करता है बच्चे की, टीचर्स की, ठीक है। और एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करता है हर चीज़ों के टुवर्ड्स। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका नजरिया, ठीक है। अब ये कोई स्वैग वगैरह मत ले जाना। एटीट्यूड का मेन मतलब होता है आपका नजरिया। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका नजरिया क्या चीज़ों को देखने का, समझ गए। एक अच्छा नजरिया डेवलप करने में, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करने में भी हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन और चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इसकी। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल टास्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी भी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो वही जो हमारे ऐसे टास्क, हमारे ऐसे स्किल्स, ऐसे नॉलेज जो बच्चों को एक लाइफ के स्टेज को आगे बढ़ने में हेल्प करें, उनको डेवलप करने में हेल्प करें। वो सारी चीज़ें जो बच्चे को डेवलप कर पाएँ। अगर आप बच्चे को बचपन में है ये साइकिलिंग वगैरह, स्विमिंग क्लासेस भेज रहे हो, तो ये क्या है, ये सब टास्क हैं। ये क्या करेंगे, बच्चों को डेवलप करेंगे इन फ्यूचर। उनकी बॉडी डेवलप होगी, उनकी हाइट डेवलप होगी, ठीक है, उनका वेट वगैरह सही रहेगा। तो ये सब डेवलपमेंटल टास्क हैं जो आप कराते हो बच्चों को, स्किल के साथ साथ नॉलेज देते हो, और इसमें बच्चा अपने लाइफ लॉन्ग के लिए डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो दीज प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू वॉक इन इन्फेंसी, रीडिंग इन चाइल्डहुड, करियर प्लानिंग इन एडोलसेंस। यानी आपको पता है कि बच्चा भी छोटा है, इन्फेंसी, तो उसको वॉक करना सिखाना। तो आप कुछ ऐसे टास्क दोगे कि बच्चा वॉक कर पाए, सीखे चलना। अब आपको पता है बच्चा चाइल्डहुड में आ गया, अर्ली लेटर चाइल्ड, बच्चों को रीडिंग सीखनी है, तो बच्चा आप टाइम दोगे बच्चों को कि रीडिंग सिखाओगे, उसे टाइम दोगे, क्लासेस वगैरह लगाओगे, राइट। उसके बाद अगर आपको पता है वो एडोलसेंस हो गई है, अब एडोलसेंस एज आ गई है, अब उसको ध्यान देना है अपने करियर प्लानिंग पे, तो आप उसे गाइड करोगे कि अब एडोलसेंस एज के बाद तुम्हें तो कुछ करना है करियर में, राइट। 19 हो गया आप, तो करियर प्लानिंग पे। तो ये सारी चीज़ें ना क्या होती हैं, सब डेवलपमेंटल टास्क हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल टास्क्स आर बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, and every society has its own norms and expects their members to follow these accordingly. तो हर सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उस सब चीज़ों को कि बच्चा यहाँ तक ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, बच्चों को ये मॉरल वैल्यूज आना चाहिए, हम कुछ टास्क वगैरह देते हैं। तो ये सब टास्क हमारे डेवलपमेंट, ठीक है। ज़्यादा मत स्ट्रेस लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बस आपको ये पता चाहिए कि हाँ क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंटल टास्क। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से मैंने दे रखे हैं। तो ये फॉलोइंग हमारे जितने भी सब वो फैक्टर्स है हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अफेक्ट करते हैं, और बहुत इजी भी, आप बस रीड आउट करो ना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे डेवलपमेंटल टास्क जो हम बच्चों को देंगे, बच्चा अच्छे से कर पाएगा और साथ में बहुत कुछ सीख पाएगा। दूसरा अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दो, टास्क में अपॉर्चुनिटीज दो, जिससे बच्चा लर्न कर पाए, तो ये अफेक्ट करेगी बच्चे का डेवलपमेंटल टास्क। अगर बच्चा उस अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही तो वो कैसे किसी टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, राइट। If a child has given opportunities to explore his identity while successfully complete his developmental tasks, ठीक है। Level of motivation, तो आपको बच्चों को बहुत इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देना है, और दोनों ही बहुत इफेक्ट करते हैं बच्चों को, और बच्चे की जो डेवलपमेंटल टास्क है उसको भी, ठीक है। तो आपको बच्चे मोटिवेट करना है कि वो कर सकता है, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि हर बच्चा अलग होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक बच्चा एक चीज़ में अच्छा है तो दूसरा बच्चा दूसरे में अच्छा है, ठीक है। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर एक बच्चा एक चीज़ में अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं वो दूसरी चीज़ में अच्छा नहीं होगा, राइट। ये भी ध्यान देना क्योंकि ये इफेक्ट करेगा हमारे डेवलपमेंटल टास्क को, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पर्सनल वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड गोल। हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, एक उसकी कुछ एम होती है, चाहे वो उसका एम हो कि वो बहुत तेज से बॉल मार पाए, ठीक है, फुटबॉल बहुत तेज किक कर पाए। सबके अपने अपने स्टेज पे होता है बच्चे के एक्सपेक्टेशन, उसका इंटरेस्ट अलग होता है ना। एक बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो बहुत सारी बॉल्स कलेक्ट करे, तो उसका इंटरेस्ट है भाई, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे डेवलपमेंटल टास्क देने हैं जो उसको हेल्प करें उन इंटरेस्ट को और बिल्ड करने में। अगर क्रिकेट उसे पसंद है तो ऐसे टास्क दो जो उसके उस एस्पेक्ट को इंप्रूव करे, ठीक है, जिससे वो लाइफ आगे बढ़ सके। उसके बाद है अमाउंट ऑफ गाइडेंस, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गाइडेंस और लिटिल अमाउंट ऑफ गाइडेंस बच्चे की जो चाइल्ड को, जो हम बच्चे को समझ रहे हैं, जज कर रहे हैं, उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी वगैरह को इफेक्ट करती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से उसको गाइड करो, ठीक है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और साथ ही में बहुत ही क्रिटिकल एज भी है शायद, ठीक है। इसलिए बच्चे को डेवलप करने के लिए उसके स्टेजेस को, डेवलपमेंटल टास्क को ये अफेक्ट करता है कि उसकी गाइडेंस कैसी मिल रही है। अच्छी मिलेगी तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे बाहरी इन्वायरमेंट, जो हमारे पूरा जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, मीडिया है, कल्चर, हमारे फूड हैबिट्स है, न्यूट्रिशन है, सब कुछ हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अफेक्ट करेगा। अब तो ये कर सकते हो कि बच्चा बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करें, अगर वो माल न्यूट्रिशन है तो इसलिए बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये इफेक्ट कर पाता है हमें, हमारे बच्चों को इफेक्टिव, अगर बच्चे को डेवलपमेंट टास्क देने हैं और साथ में से करवाने भी हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है इसका, ये सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क।
तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेजेस है, इसमें भी कुछ स्टेजेस है, ठीक है। आपको बस ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में ये तो नहीं पूछते बट फिर भी ध्यान में रख के आप पूछ लें। तो पहला स्टेज हमारा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि बर्थ से 6 ईयर तक होता है, यानी बर्थ से लेके 6 महीने तक बच्चा क्या क्या करता है। इसके क्या होता है, बच्चा कैसे वॉक कर रहा है, उसकी वॉकिंग स्टाइल प्रॉपर्ली वॉक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसकी टॉकिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं हम, सोशल इंटरेक्शन की कैसे कम्युनिकेशन वगैरह हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, उसके फूड हैबिट्स क्या है, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा क्या कहता है, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्ट, बच्चों को पता चलता है कि 2 जेंडर अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। साथ ही में बच्चा डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड कोऑर्डिनेट रिलेशंस के बारे में जानता है, अटैचमेंट हो जाती है, उसे पता होता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मेरे भाई बहन है, ठीक है, और ये लोग स्ट्रेंजर्स है, ये सब चीज़ें बच्चा डेवलप कर रहा होता है इस स्टेज में, ठीक है। लर्न टू कोऑपरेट विद अदर्स, कॉपरेशन सीखता है, कोलैबोरेशन सीखता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें रीडिंग राइटिंग प्लेइंग वगैरह ये सब। तो इसकी स्टेज होती है 6 से लेकर 12 साल तक, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड हमारा कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड दोनों इसके अंदर इंडल्ज होते हैं। तो मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड हमारा स्टेज है, ठीक है, 6 से 12 साल तक का होता है, ठीक है। इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट और रॉन्ग, डेवलपिंग their conscious mind and building a wholesome attitude towards oneself, developing fundamental skills in reading and writing, calculating, learning age appropriate sex role, learning to develop healthy relation with age matter, gaining proficiency in fine and gross motor skills required for simple physical and learning to relate activities, become self-conscious of their abilities, being to develop views about moral and social values, being to understand others' perspectives। ये सारी चीज़ें इस स्टेज में आपको मिलेंगी, ठीक है। आप बस ध्यान में रखना इसको, ठीक है, इतना क्वेश्चन आता नहीं इस पे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेज है एडोलसेंस स्टेज, जो कि 12 से 20 साल तक कह सकते हैं, 19 साल तक, ठीक है, 12 से 19 20 साल तक एडोलसेंस स्टेज में रहते हैं हम, जिसमें अचीविंग पर्सनल आइडेंटिटी, अचीविंग पर्सनल independence, developing acceptable attitude towards society and understanding one's role in the society, achieving mature relation with both sex, development of moral, social and civil components, achieving a muscular and feminine social roles, accepting one's physique, achieving emotional independence of adults, selection of vocation for preparation of career roles, achieving values and an ethical system to guide behavior, preparing for economic independence, marriage, family life, development of abstract and high order thinking skills, learning to participate in cooperative and competitive activities, being to develop views on social moral global issues। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये सब वही है कि स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं और साथ में ये ध्यान रखना कि ईच स्टेज प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट वन, एक पहला स्टेज आपको दूसरे स्टेज के लिए तैयार कर रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में या डेवलपमेंटल टास्क्स में पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल, ठीक है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर चिल्ड्रन इन मास्टरिंग डेवलपमेंटल टास्क, बच्चा अच्छे से सभी डेवलपमेंटल टास्क कर पाए, तो इसमें पेरेंट्स और टीचर का कैसे, ठीक है, रोल है, ठीक है। पहले तो ओवरव्यू ले लो कि टीचर्स प्रोवाइड अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसीलिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद तो घर ही जाता है और घर ही पे रहता है, पहला उसका स्कूल कहते हैं हमारा जो बच्चा प्राइमरी जो हमारा स्कूल होता है सबसे पहला कहाँ रहता है, कहाँ सीखता है, तो हमारा घर होता है, हमारा पेरेंट्स होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है घर का, ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स ऑफर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, ये सही चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि कोलैबोरेशन इज द की टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर पेरेंट्स टीचर मिल के बच्चे पे ध्यान देंगे ना, तो बच्चे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, ले कहेंगे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ओके, और अब हम मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, नोट्स में लिख लो, एग्जाम में ये लिख के आ जाना आपके मार्क्स, ठीक है। डोंट वरी, मैं समझा रही हूँ, अभी समझा देती हूँ। तो नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन, इसमें क्या है कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है, किस स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, किस स्टेज में बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है, किस स्टेज में बच्चा कब इमोशनली डाउन होता है, कब उसको फिजिकली उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स और टीचर दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमें समझ जाएंगे, हमें नॉलेज होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न की, बच्चे की पैटर्न की, तो डेवलपमेंटल टास्क जो है ना वो बहुत अच्छा से बच्चा कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, हमारे बच्चों के स्किल और लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए कराए जाते हैं, और अगर वो अच्छे से करेगा तो उसके लिए कुछ रोल है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के, तो वो लेके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ, ओके, तो नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप कब से पढ़ते आ रहे हो और ये हर पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जाननी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। पेरेंट्स टीचर्स को ये नहीं करना इस बच्चा तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, हमारा क्या नहीं है, ये इस बच्चे ने तो क्रिकेट में क्या नाम रोशन किया, हमारे ने नहीं किया, ये सब नहीं जानना है ना, क्योंकि सारे बच्चे अलग है। क्या पता आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट से हो, कोई रिसर्चर हो, कोई बड़ा
फिजिशियन बने, कुछ बने, ठीक है। तो इसलिए सब बच्चों को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ दो, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स और टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट बच्चों को गाइडेंस दो। बच्चा इस एज में है तो उसको यही गाइडेंस चाहिए, इस स्टेज में उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इस स्टेज में उसको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट गाइडेंस, बच्चों को एप्रोप्रिएट गाइडेंस दो कब कैसा किस सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, बच्चों को एक फ्री इन्वायरमेंट दो, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चा सीख पाए, बच्चा खेल पाए, साथ ही में बच्चे की सोशलाइजेशन भी हो पाए, बच्चों को बात करना आ पाए एक दूसरे से, है ना। साथ ही में बच्चे को नई नई चीज़ें घर पे भी सीखने को मिले, स्कूल में भी सीखने को मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिकमिंग अ रोल मॉडल, बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स आर रोल मॉडल टू देयर चिल्ड्रन। बच्चे को पहले तो ये लगता है कि यही हैं, टीचर्स ही हैं, पेरेंट्स ही हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको सब आता है, मैं उनसे सब कुछ सीखता हूँ। तो एक अच्छा रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जिससे बच्चे के अंदर एक इंस्टिंक्ट आए, बच्चे को एक इम्प्रूवमेंट मिले, बच्चे को एक इंकरेजमेंट मिले कि वो डेवलप हो पाए, उसका डेवलपमेंटल टास्क अच्छी डायरेक्शन में जा पाए, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में जा पाए, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ये डेवलप करना कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कर सकता है। तो पेरेंट्स टीचर को मिलके, उन दोनों को मिलकर ये करना है कि बच्चों के अंदर एक सेंस डेवलप करे कि वो इंडिपेंडेंट है, वो कर सकता है, वो फ्री है, और वो उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो कोई भी चैलेंज है ना उसको ले सकता है, उसको एक्सेप्ट करे, उसको करे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो करे, पर वो क्योंकि वो कर सकता है। ये चीज़ें ना बच्चों को डेवलप करती हैं, उसकी हर एस्पेक्ट्स को डेवलप करती हैं। तो ये टीचर्स और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ये टीचर पेरेंट्स का रोल है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल टास्क पूरा करने के लिए। लास्ट सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ऑब्जर्व करना कि बच्चा कब क्या कैसे कर रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, ठीक है, जिससे टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही उसका डेवलपमेंट और अच्छे से कर पाए। कोई इशू है तो उसको टाइम से पहले ही पता लगा के उसको ठीक कर पाए, ठीक है। लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड क्रिएटिव। यस, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो कुछ नया बना पाए, कुछ इंटरेस्टिंग बना पाए, सीख पाए, एप्टीट्यूड डेवलप कर पाए, अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर पाए, एबिलिटीज डेवलप कर पाए, साथ ही में खेल खेल के सीख पाए, प्ले वे मेथड्स का यूज करके, ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी हो, जिससे वो डेवलपमेंट टास्क और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटीज दो। तो ये शायद हमारे मेन पॉइंट्स। और अगर वीडियो में कहीं आपको थोड़ा शोर शराबा वगैरह आवाज़ आ रही हो तो उसके टाइम सॉरी, क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ आ जाती है घर में भी, ठीक है, गाड़ी वाड़ी होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम अब खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, कमेंट में बता दें, कमेंट बॉक्स में मुझे कैसी लगी वीडियो, फीडबैक वगैरह दे देना। आगे आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए बता देना, मैं आया हूँ बता दें, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा एक कंटेंट मिल पाए। और साथ ही में ऑल द बेस्ट, अगर आप एग्जाम्स में आ गए हैं तो ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो।